हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कि तालिबान अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए रेडी है और उसमें जो भी डिग्निटीज़ वहाँ पर पोजीशन टेक ओवर करेंगी उनके बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है। तो थोड़ा बहुत एक बार नज़र डाल लेंगे। मेन जो लीडर होगा वो है बरादर, ओके, उसके बारे में बताया हुआ है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस महीने की बात करें तो यूएस की विज़िट पे जाएंगे। ये पहली विज़िट होगी नरेंद्र मोदी जी की जब से जो बाइडन ने प्रेसिडेंशियल पोस्ट को एक तरीके से एक्सेप्ट किया है, उस पोस्ट पे वो अपॉइंट हुए हैं, राइट। उसके बाद में इलेक्ट होकर के आए। उसके बाद में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यहाँ से तो देखो बेसिकली डेटा ज़्यादा बताया हुआ है, हम इस कंटेंट को समझेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे कि हायर जुडिशरी में कैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्या पूरा अभी तक सिनेरियो हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं, वो आपके सामने है कि टेक्सटाइल और अपैरल जो इंडस्ट्री है उसके चलते इंडिया की एक्सपोर्ट में सर्ज देखने को मिला है, मतलब राइज देखने को मिला है। और वो भी कहाँ गया है ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्ट? यूएसए में। इस आर्टिकल को देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा सबसे लास्ट में राजस्थान स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ है, उनके बारे में जानेंगे। एक तो ये कि पाली में पानी की शॉर्टेज के चलते हैं वहाँ पर वाटर ट्रेन चलाई जा रही है। दूसरा, न्यूट्रिशन गार्डन के बारे में। और तीसरा, जिला परिषद और पंचायत पोल्स से संबंधित है। तो ये तीन आर्टिकल से राजस्थान स्पेसिफिक सबसे लास्ट में पिक करेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे द हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग के बारे में कि इंडिया की कौन से इंस्टीट्यूशन को क्या रैंक मिली है। साथ में जो कुकिंग ऑयल प्राइसेस हैं उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि दिसंबर के बाद में प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाएगी, पर हाँ ड्रामेटिकली नहीं, ग्रेजुअल डाउन होगा प्राइस में। इसके अलावा एक न्यूज़ है यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई जा रही है जिसमें ये कि जो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट आप कह सकते हो एक स्टेट के अंदर, ठीक है, तो उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के बोले यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली लगा रही है बैक टू बैक, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। मुद्दे को एक बार जानेंगे। इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे तीन आर्टिकल्स हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। दूसरा, एक वेनियार मूवमेंट करके है तमिलनाडु में, उसके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा, ऐप स्टोर पॉलिसी में क्या चेंजेस लाए गए हैं एप्पल के द्वारा, इसका रेपरकशन, इसके पॉइंट्स क्या है वो जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे हम ध्यान देने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आईएमएफ ने जो अपना स्पेशल ड्राइंग राइट्स है एसडीआर, उसका अलोकेशन जो इंडिया के लिए बढ़ाया है, तो उससे अभी हमारे यहाँ पर जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 633 मतलब 633 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड हाई है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जानने की, वो हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, वो देखो फाइनेंस मिनिस्टर के पैनल के साथ मिलेंगे और जो RODTEP, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है उसमें, और एक मित्र स्कीम करके एक स्कीम चल रही है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं उनको देखेंगे। तो ये RODTEP, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये इकोनॉमी पेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और बाकी और स्पोर्ट्स पेज पे कुछ होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो पहली न्यूज़ तो देखो, तालिबान की सरकार अब बनने जा रही है और इंटरिम गवर्नमेंट में जो मेन लीडर होगा वो होगा बरादर, ठीक है, जो कि तालिबान को जब स्टैब्लिश किया गया था उसका को फाउंडर हुआ करता था, ठीक है। तो उसको अभी वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये अभी एक तरीके से आप कह सकते हो मेन हेड होगा गवर्नमेंट का, ये अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी तो देखो अभी इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविज़न है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो बाइडन से मिलने के लिए इसी महीने की विजिट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मीटिंग फर्स्ट होगी जो बाइडन जब से प्रेसिडेंट बने तब से अब तक, ठीक है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी मिलने वाले थे जो बाइडन से G7 की जो समिट हुई थी यूके में, पर हमारे यहाँ पर कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई थी, इस वजह से वो मीटिंग या फिर वो विजिट थी वो कैंसिल हो गई। आपको पता है कि क्वाड मेंबर्स में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें तो 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक इंडिया, एक यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ऐसे में वर्चुअली तो देखो ये दोनों लीडर्स मोदी और बाइडन बहुत बार बात कर चुके हैं, पर इन पर्सन मीटिंग ये फर्स्ट होने वाली है। इसके आगे अगर देखें तो इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मीटिंग, ठीक है,
जिसमें फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मिलकर के बातचीत करते हैं। तो 2+2 मीटिंग भी है, उसके लिए भी आगे बातचीत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला, वो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से अभी बातचीत कर रहे हैं कि क्या प्लान होगा, किन किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। ओके, तो ये अपने आप में कुछ मुद्दा था। इसके आगे एक छोटी सी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने देखो 68 नेम्स को क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जिनमें 10 तो औरतें हैं, 10 वेमेन है और 44 तो बार काउंसिल से पिक किए गए हैं। ओके, अब इसमें देखो कॉलेजियम सिस्टम का ये प्रोविज़न बताया हुआ है। तो हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम वो फिक्स नहीं है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, ये है कि एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे कॉलेजियम के सुप्रीम कोर्ट के, ये तो कॉलेजियम हो गया सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। अब इनको जो हाई कोर्ट्स में नेम्स जो आएंगे रिकमेंड होकर के, वो नेम्स रिकमेंड किए जाएंगे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा, जिसमें उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो सकते हैं। अब ये 4 की जगह 3, 2 कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट। और यहाँ पर भी ये 4 की बजाय अभी आप देखोगे ना तो 3 कॉलेजियम के सिस्टम ने ही ये रिकमेंडेशन दी है, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस हो गए और दूसरे 2 और सुप्रीम कोर्ट के जज, एक तो यूयू ललित और एएम खानविलकर, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों ने मिलकर ही हाई कोर्ट के इन नामों को रिकमेंड कर दिया आगे गवर्नमेंट को। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, जैसे यहाँ पर दी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आप देख सकते हो कि 16 नाम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए दिए हैं, केरला के लिए दिए हैं 8, कलकत्ता के लिए 6, राजस्थान के लिए भी 6, गुवाहाटी के लिए और झारखंड दोनों के लिए 5-5, पंजाब के लिए 4, हरियाणा के लिए भी 4, मद्रास, इस तरीके से अलग अलग स्टेट की जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये नेम्स रिकमेंड किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड देखो पूरा जो सिस्टम है ना कॉलेजियम का, वो एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल समझाऊंगा, वहाँ पर हम समझेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी सर्ज देखने को मिला है, राइज देखने को मिला है। इसके पीछे वजह है मेन तो कि टेक्सटाइल जो अपैरल गारमेंट्स की इंडस्ट्री है वहाँ से एक्सपोर्ट बहुत हुआ है, मेनली कहाँ पे, यूएसए को हमने एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है एक्सपोर्ट में, और स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स को हमने एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट में राइज अगर देखो ना तो वो 55% है, जो कि अपने आप में 2021 के शुरुआती 7 महीनों में बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो मेन तो हमारे यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री, है ना। और अगर वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें टेक्सटाइल की इनकी, तो वहाँ पर देखो यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये 2 ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है टेक्सटाइल और गारमेंट्स की। ओके, और इंडिया को एक्सपोर्ट राइज करने में प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये लगातार 6ठे महीने से राइज हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक सिल्वर लाइन है, इकोनॉमिकली एक अच्छी बात है। इसके अलावा टेक्सटाइल और ये जो अपैरल गारमेंट सेक्टर है, इसके बाद में सबसे अच्छा एक्सपोर्ट का जो रहा परफॉर्मेंस वो रहा जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, जो गहने होते हैं या फिर जो आप हीरे जवाहरात होते हैं वो। इसके अलावा 3rd नंबर पे जो रैंकिंग रही है वो इंजीनियरिंग गुड्स की और फिर बाद में सीरियल्स की। अब आप देखो कि हाई मार्जिन अगर देखा जाए ग्लोबल एक्सपोर्ट पे, तो वो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो क्लोथिंग और अपैरल में इंडिया को पहले वियतनाम और बांग्लादेश पीछे छोड़ रहे थे। अगर आप कुछ टाइम से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, जो इकोनॉमिक सर्वे था 2018 का था, 2019 का था शायद, जिसमें ये कहा गया था कि अपैरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में हमें लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लेबर इंटेंसिव काम होता है, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। तो उस टाइम पे वियतनाम और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनका बड़ा नाम था उस इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें ये बताया गया था कि ये कंट्रीज जो छोटे छोटे हैं वो इंडिया के एक्सपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। वजह कि यहाँ पर बहुत सस्ते में प्रोडक्शन हो रहा है। पर पिछले 10 सालों से जब ये तीनों कंट्रीज़, या मेन बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ वियतनाम और बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना, वो अब की बार उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इंडियन एक्सपोर्ट ने कर दिया। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो यूएसए में जो एक्सपोर्ट जाता है वो 55% राइज हुआ है, जबकि आप वियतनाम का देखोगे तो केवल 18% राइज देखा गया है, बांग्लादेश में 29% और चाइना में 28% और मैक्सिको में 38%। तो ओवरऑल आप देखो कि यूएसए को जो एक्सपोर्ट किया जाता है टेक्सटाइल और अपैरल, उसमें सबसे ज़्यादा जो राइज देखा गया है वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसका। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या रही है
कि एक तो क्या है, इंडिया गारमेंट एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या बताई जा रही है कि कोविड-19 आया, सेकेंड वेव आई, पर उसके बावजूद भी तमिलनाडु के कर्नाटका जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है सदर्न स्टेट्स में, और जहाँ पर एक्सपोर्ट हब्स भी लोकेटेड है, तो वहाँ पर लॉकडाउन या फिर जो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बैन नहीं लगाया गया, तो एक्सपोर्ट ईजी हो पाया। ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई गई जो कि प्रमोट करती हैं एक्सपोर्ट को, जैसे कि RODTEP, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेमिशन ऑन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर कोई भी टैक्स या ड्यूटी लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनसे छूट देना या फिर उनको रिटर्न कर देना एक्सपोर्टर को। इससे क्या हो गया कि एक्सपोर्ट करते टाइम पे प्रोडक्ट सस्ता रहा, तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड रही। दूसरी जो ROSCTL, जिसकी फुल फॉर्म है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, जिसमें एक्सपोर्ट जो भी किया जाता है उसमें जो टैक्सेस लगते हैं, लेवीज जो लगती हैं, सेस लगते हैं, है ना, सरचार्जेस जो लगते हैं, उनमें रिलैक्सेशन दे दिया। तो इन दोनों स्कीम्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कोविड पेंडेमिक की वजह से आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम रही, देखो वो हिट कर गई इंडियन इकोनॉमी को। और वैसे 4 मेन होते हैं, आप कह सकते हो GDP ग्रोथ के 4 मेन इंजन, जिनके बारे में हमने एक्सप्लेन पेज पे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। जिसमें एक तो होता है एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, उन दोनों का डिफरेंस। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा राइज होता है उतना ही GDP के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट क्या करोगे, कुछ गुड्स और सर्विसेज, और वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कहाँ पे होगी, इंडियन टेरिटरी में। तो इंडिया की GDP राइज होगी, नंबर 1। नंबर 2 जो होता है इंपॉर्टेंट इंजन GDP ग्रोथ के लिए, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, और चौथा होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन। तो इन तीनों के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट जो है वो सिल्वर लाइन शो कर रहा है, जो कि अपने आप में अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट राइज हो रहा है। एक्सपोर्ट के बेसिस पे अगर हम कुछ ग्रोथ गेन करते हैं तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। अगर देखा जाए ना, इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट अगस्त में दैट इज अराउंड 33.14 बिलियन, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 45% ज़्यादा रहा। अब देखो पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल तो देखो इस टाइम पे कोविड का जो असर था ना, क्योंकि लॉकडाउन नेशन वाइड लगाया गया था, उसकी वजह से एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था। तो एक्सपोर्ट में ग्रोथ तो है, पर इसके पीछे एक बेस इफेक्ट भी है, क्योंकि अगस्त 2020 में जो डिसरप्शन था कोविड फर्स्ट वेव की वजह से, उसके कंपैरिजन में इस साल इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स नहीं लगाए गए। इसकी वजह से एक्सपोर्ट कंटिन्यू बना रहा, पर फिर भी एक अच्छी बात तो है ना, एक्सपोर्ट राइज हो रहा है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग से रिलेटेड। देखो हमारे यहाँ से 7 IITs ने तो लगातार बॉयकॉट किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया THE ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। पर जो बचे हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेशन लिया, तो वर्ल्ड के जो टॉप 300 इंस्टीट्यूशन है इस रैंकिंग के हिसाब से, उनमें इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं आया है। ये अपने आप में एक डिस्करेजिंग फैक्ट है। इसके अलावा 7 कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो लगातार बाइकआउट कर रहे हैं, तो उनके नाम आप देख सकते हो। IITs हैं IIT बॉम्बे बोलते हैं, IIT मुंबई, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की और खड़गपुर। ये 7 इंस्टीट्यूशन बाइकआउट कर रहे हैं THE की इस ग्लोबल रैंकिंग को। क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, उसके पीछे वजह है कि एक तो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होता है, ट्रांसपेरेंसी बोला प्रॉपर नहीं है। दूसरा, आप जो रैंकिंग देते हो उसमें ये देखते हो कि साइटेशन किस इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। साइटेशन का मतलब हो गया कि कोई भी रिसर्च वर्क हो गया और उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कितने इंडिविजुअल्स नंबर्स में ज़्यादा हैं। अब जितने इंडिविजुअल्स नंबर्स में ज़्यादा होंगे उतना ही उसका साइटेशन मैट्रिक होगा उस इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो ये IITs का ऑब्जेक्शन है ना, वो ये है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पर रैंकिंग देते हो जिनमें एक पेपर पब्लिश हुआ रिसर्च का और उसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना नाम दे देते हैं। तो आप एक चीज़ बताओ कि एक पेपर में अगर 4 जनों का नाम आ रहा है और 10 पेपर अगर साइटेशन के लिए गए हैं, तो ऐसे में 40 आप मैट्रिक काउंट करोगे, 40 जने हो गए। और दूसरी तरफ IITs में आप देखो 1 या 2 जनों का पेपर आता है, तो बोले यहाँ पर 10 पेपर रिलीज हो गए तो आप साइटेशन मैट्रिक पे केवल 20 काउंट करोगे। तो ये बोले बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। और एक कि आप जो कुछ भी रैंकिंग देते हो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए ये 7 इंस्टीट्यूशन है ना IITs, ये बॉयकॉट कर रहे हैं। और इन्होंने पिछले साल भी बॉयकॉट किया था, इस साल भी बॉयकॉट कर रहे हैं।
ठीक है। तो इन सातों को जैसे निकल, अब ये सातों देखो परफॉर्मेंस में आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटीज हमारे लिए। तो टॉप 300 में कोई भी रैंकिंग में नहीं आया, ठीक है। और बाकी फिर देखी जाए तो इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, आईआईएससी बेंगलुरु ने, जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है कंट्री के लिए। बट टॉप 300 में ना करके उसकी रैंकिंग रही है 301 से 350 का जो ब्रैकेट था उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में आईआईटी रॉपड़, जेएसएस एकेडमी, हायर एजुकेशन रैंकिंग रिसर्च, वो फिर बाद में रैंकिंग में आगे आते हैं, जो कि 351 से 400 ब्रैकेट में आते हैं। फिर सॉरी 1 सेकेंड। ओवरऑल अगर इस द हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग में देखें ना, तो टॉप परफॉर्मर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो लगातार पिछले 6 सालों से टॉप कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया की रैंकिंग अगर देखें ना ओवरऑल, तो 1000 यूनिवर्सिटीज़ जो आई हैं उनमें से 35 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें, ठीक है। ये अपने आप में इंडिया के नंबर्स की अगर बात करें तो सेकंड हाईएस्ट टोटल रहा है, जो कि पिछले साल कितना था 36। मतलब वर्ल्ड की टॉप 1000 इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनमें से इंडिया की कितनी आई है अब की बार, ये 2021 की रैंकिंग में 35, 2020 में कितनी थी 36। ये हाईएस्ट है इंडिया के लिए टोटल की अगर बात करें तो। हाईएस्ट तो कितना गया 2020 में, और 2021 में 35 रह गई सेकंड हाईएस्ट, ओके। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज अबाउट कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल्स जिनको हम बोलते हैं। बोले इनकी प्राइस दिसंबर के बाद में डाउन हो जाएगी, बट ड्रामेटिकली नहीं, हाँ ग्रेजुअल चेंजेस आ जाएंगे, वो एक अपने आप में बात है। इसके पीछे एक तो क्या है कि जैसे ही अभी खरीफ की सीज़न ख़त्म हो रही है तो सोयाबीन की हार्वेस्टिंग होगी, तो सोयाबीन ऑयल है वो प्रोड्यूस होगा। साथ में रबी का सीज़न भी आ रहा है जिसमें मस्टर्ड का जो है क्रॉपिंग सीज़न है, तो उससे भी बोला हमारे यहाँ पर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने हो जाएंगे, तो सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन होते ही चले जाएंगे। आज इंडिया में जितना भी हम एडिबल ऑयल कंज्यूम करते हैं उसका 60% तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइसेस डाउन होने का स्कोप वो देखो, ये शॉर्ट टर्म है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। पाम ऑयल की अगर बात करें, गवर्नमेंट की हमारे यहाँ पर पाम ऑयल की इंपोर्ट करें ना, तो मतलब एडिबल ऑयल जो होता है उसमें पाम ऑयल जो क्रूड फॉर्म में आता है उस पर 17.5% के लगभग टैक्सेस लगते हैं। तो बोले टैक्सेस को भी रिड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि ये प्राइसेस थोड़ी सी कंट्रोल में है। नहीं तो अभी तक आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस की राइज बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट में कम है, ठीक है। चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो चाहे पामोलिन हो, मतलब पाम का ऑयल हो, ठीक है। दूसरी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की एक अपील को रिजेक्ट कर दिया, प्ली को, कि डीजीपी के अपॉइंटमेंट में यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। देखो मुद्दा क्या है कि 2018 में जब प्रकाश सिंह ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की बात आई, ठीक है, कि ये रिलेटेड है प्रकाश सिंह का जो केस है, किससे रिलेटेड आपको पता है, पुलिस रिफॉर्म से, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर आप सर्च करोगे ना पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, तो आपको वहाँ पर एक फाइल मिलेगी, इमेजेस मिलेगी, 2 इमेजेस। तो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकमेंड किए थे, ठीक है, 2006 का केस है। तो 2018 का इस ऑर्डर के बेसिस पे कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो डीजीपी का अपॉइंटमेंट करेगी, किस बेसिस पे, जब यूपीएससी जो है वो 3 कंपिटेंट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के नेम रिकमेंड करेगी। तो ऐसे में यूपीएससी 3 नाम रिकमेंड करेगी और उन 3 नामों में से स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी कि हाँ जी डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट पुलिस कौन बनेगा। तो यहाँ पर ये यूपीएससी का रोल है ना, इसको वहाँ की बंगाल की गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। अब आपको पता है यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मेन कमांड किसी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और आपको पता ही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे में यूपीएससी को हटाना चाहते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो इस बात क्लियर कर दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कैसे बाईपास कर सकते हो। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये बात है मेन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। देखो अभी क्या है कि 9 जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ट्यूसडे की बात है। और ये अपने आप में 9 जजेस की अपॉइंटमेंट आप देख सकते हो कि एक साथ सबसे ज़्यादा नंबर्स में पहली बार हुई है। और साथ में ये भी है कि इनमें से 3 तो वुमेन थी, ये भी पहली बार था।
इसके अलावा आप देख सकते हो कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज 34। तो अभी कितनी हो गई? 33। तो ये अपने आप में एक अपने इम्पोर्टेंट इवेंट है, इंसिडेंट है या पॉइंट टाइम है जहाँ पर हम थोड़ा सा जाने कि हाँ अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में। देखो आर्टिकल 124 क्लॉज 2, आर्टिकल 217, ये दोनों आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं जिनमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, जिसमें आर्टिकल 124 जो है क्लॉज 2, वो तो देखो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 217 है हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और दोनों में अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो है ये कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, उससे पहले प्रेसिडेंट जो होंगे वो कंसल्ट करेंगे किसके साथ में? चीफ जस्टिस के साथ में। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये कंसल्टेशन है ना, इस वर्ड को बहुत ज़्यादा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू निकला है, और जिसका रिजल्ट आज के टाइम पे क्या है? कॉलेजियम सिस्टम। तो ये शुरुआत कैसे होती है, मुद्दा क्या होता है वो जानते हैं। देखो ये कॉलेजियम सिस्टम में आने का वजह, एक तो कंसल्टेशन वर्ड है ना, इसको इंटरप्रीट करना बड़ा ज़रूरी हो गया था सही तरीके से, क्योंकि हुआ क्या था 1973 तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो हमेशा सीनियोरिटी वाइज हुआ करते थे कि जब जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। पर 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था कि जस्टिस A.N. रे को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस के तौर पे, जबकि A.N. रे से 3 सीनियर मोस्ट जजेस दूसरे अवेलेबल थे, उनको बाईपास कर दिया। ठीक है, तो इसी लाइन को करेक्ट करने के लिए 3 जजेस केस हैं, 1981, 1993, 1998। ये आप एम लक्ष्मीकांत में डिटेल में देखते हो, शायद कॉपी भी वहीं से किया होगा इन्होंने भी। खैर कोई नहीं, आगे देखो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो मैं बात बोल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। नंबर 1 कि फर्स्ट जजेस केस आया जिसका नाम था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हामी में हाँ मिलाए। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहेंगे वो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, या जो प्रेसिडेंट करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे या सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में जजेस में, हायर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंट करना चाहे, तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस की जरूरत हो, दैट मीन्स उनकी सहमति की जरूरत हो। तो ये बात बोल दी, और इसमें क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव को सुपीरियर बना दिया कि प्रेसिडेंट जो चाहेंगे वो कर लेंगे। प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है काम कैसे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे। तो सरकार का हाथ हो गया पूरा। फिर 12 साल बाद में मुद्दे को, फिर बाद में सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ओवरटर्न कर दिया, चेंज कर दिया। वो कैसे? इस केस को बोला गया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1993, जिसमें 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में जो कंकरेंस की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर इग्नोर किया गया था प्रीवियस जजमेंट में 1981 में, तो बोलो वो चीज़ क्या हो जाती है कि क्या बोलते हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 50 अंडर DPSP ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या बोला गया है कि जी पावर सेपरेशन रखा जाएगा, डेमोक्रेसी के 3 पिलर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी पे सवाल आ गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था यहाँ पे? प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस कुछ भी बोले उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं थी। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, और उसी को करेक्ट करने के लिए ये 1993 का जजेस का सेकंड केस था, उसमें क्या कह दिया कि जी यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट जो कोई भी होगी उसमें जुडिशरी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही अपने हिसाब से रिकमेंडेशन देंगे, और उसी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करेंगे। तो कहने का मतलब आप एग्जीक्यूटिव्स की पावर को रिड्यूस कर दिया। फिर इसके बाद में 1998 में प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारे KR नारायणन, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक डिक्लेयर किया, इशू किया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये जो कंसल्टेशन वर्ड था उसको लेकर के। फिर उसके बाद में मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात सीधी बोल दी कि केवल सोल ओपिनियन काम नहीं करेगा। कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है वही काम नहीं करेगा, वो कंसल्ट करेंगे सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में। अब वो कोरम कितनी है? अभी फिलहाल 4 चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया कि कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मिलकर के डिस्कशन करते हैं, नाम की लिस्ट बनाते हैं और वो नाम की लिस्ट भेज देते हैं किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट उस नाम को देखेगा और उसके बाद में उस नामों के अंदर जो भी सुटेबल लगे उसको अपॉइंट कर देगा। फिर बाद में फिर उनको ओथ सेरेमनी होगी, वो सारा आगे प्रोसेस होता है ही। फिर आप देखते हो 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है और उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास में पावर ज़्यादा है, तो क्यों ना एग्जीक्यूटिव का से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इन्होंने नेशनल जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों इंट्रोड्यूस किए। और जिसके बेसिस पे आपको पता ही है कि फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन बोल कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पावर सेपरेशन के अगेंस्ट में जा रहा है। हाँ, जल्दबाजी में मैं बोल गया, 99th नहीं, दैट इज 97th नहीं, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके बेसिस पे ये प्रोविजन किए गए थे, पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो प्रेजेंट क्या है स्ट्रेंथ, वो मैं बता चुका हूँ, पहले हम बात कर चुके हैं। 34 है टोटल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ। 1950 से लेकर अभी तक बहुत बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे 1950 में तो स्ट्रेंथ थी 8, 1956 में 11 कर दी गई, 1960 में 14, 1978 में 18 कर दी, 1986 में 26, 2009 में 31 और फिर 10 साल बाद में 2019 में 34। तो ऐसे में एक तो चीफ जस्टिस और रिमेनिंग 33 जजेस और होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसी को अब कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये मुद्दा है। और अभी तक आपको पता है कि 33 कवर हो चुका है, वैकेंसी 1 चल रही है। अब ये जो 9 अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, अब बात यह आ जाती है कि ये जो बैकलॉग्स है, बैकलॉग्स का मतलब वैकेंसीज की अगर बात करें तो ये किस तरीके से एक्यूमुलेट होती चली गई, इसके पीछे हिस्ट्री बताई जा रही कि अभी सुप्रीम कोर्ट में तो अभी 1 वैकेंसी है देखा जाए तो, क्योंकि 33 तो सीट्स ऑक्यूपाई हो गई, 1 वैकेंसी है। पर आने वाले साल की अगर बात करें ना, तो लगभग 9 जजेस और रिटायर होने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर में और वही बात है कि कितने रिटायर हो रहे हैं, कितने क्या है। हाई कोर्ट्स में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, एवरेज लगभग 30% वैकेंसीज चल रही है, और कुछ तो ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पर 50% स्ट्रेंथ के साथ में वो हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं। तो केसेस क्या लगातार बढ़ते चले जाते हैं, तो उन केसेस को कंट्रोल करना अपने आप में ज़रूरी है। ये टाइम पे जो कुछ भी है अपॉइंटमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ कुछ बताई जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो वो रिटायर हो जाते हैं जब उनकी 65 साल उम्र हो जाए, और साथ में हाई कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होने के बाद में अगर उनकी 62 ईयर्स की एज हो गई तो रिटायरमेंट हो जाएगा। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पर एक जज अगर अपॉइंट हो गया तो जब तक उसकी डेथ नहीं होती ना, लाइफ टाइम के लिए सर्व करता है। या वो बंदा खुद से अपनी पोस्ट को छोड़ना चाहे तो एक बात अलग है, बाकी वो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए और इंडिया में एक चीज़ कल हमने और देखी थी डिफरेंस, कि वहाँ पर क्या होता है कि वो मेट्रिक ऑफ डॉकेट, दैट मीन्स कि या डॉकेट मेट्रिक के बेसिस पे काम करते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए क्या करेगा, हर साल 60 से 70 केसेज है वो पिक करेगा, पूरे एक ग्रुप, मतलब एक केस, बहुत सारे केसेस में से 60 to 70 केसेस की सुनवाई करता है, और वो भी ये देखता है कि कौन से इंपॉर्टेंट 60 से 70 केसेस हैं। और हमारे यहाँ पर आपको पता ही है कि हाईएस्ट कोर्ट जो है हमारे यहाँ पर इंडियन टेरिटरी का, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो आपको कोई भी अपील करनी है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवाना है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो। तो ये एक डिफरेंस हो रहा है। हमारे यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तो फिर केसेस पहुँच गए तो पहुँच ही गए। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन जजेस की अगर बात करें ना, तो अभी तक भी कास्ट की और जेंडर बेसिस पे जो रिप्रेजेंटेशन है जजेस की इन हायर जुडिशरी, ये अपने आप में मुद्दा गर्मा गर्म हमेशा बना रहता है। क्योंकि अभी भी जेंडर स्पेसिफिक या फिर कास्ट स्पेसिफिक अगर देखा जाए ना डिटेल्स को, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में नंबर्स कम मिलेंगे आपको। ठीक है, ट्यूसडे को जो अपॉइंटमेंट हुआ है उससे पहले केवल एक ही वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम है इंदिरा बनर्जी। अब 3 के नाम और रिकमेंड कर दिए गए हैं। तो ऐसे करके अभी करंटली टोटल कितने वुमेन जजेस हैं, 33 में से ओनली 4। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अभी जो कर्नाटका हाईकोर्ट से बीवी नागरत्ना करके जो लेडी हैं, वुमेन जज हैं, इनको जो अपॉइंट किया गया है, ये फर्स्ट वुमेन सीजीआई बन सकती हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के 80 सालों की हिस्ट्री में। 2027 के लगभग ये बनेगी, वो भी 1-1.5 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं।
1989 में फर्स्ट जो लेडी जज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई, जिनका नाम है फातिमा बीवी, ठीक है। उसके बाद में अभी तक आप देखो, अभी तक केवल 11 वेमेन जजेस का ही अपॉइंटमेंट हो पाया है सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग दीज 3 जिनका अभी रिकमेंडेशन दिया है नाम। अब आप देख सकते हो कितना लोअर रिप्रेजेंटेशन है। 2018 की एक स्टडी है जिसको कंडक्ट कराया था विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। उसमें यह बताया गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की अगर बात करें तो लोअर जुडिशरी में तो लगभग 27% के लगभग है। तो लोअर जुडिशरी में तो देखो जजेस की कमी नहीं है, ठीक है, कि लगभग 27% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर जैसे ही लोअर जुडिशरी में भी यू मानो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के तौर पे उनको अपॉइंट करने की बात आए, उनको प्रमोशन देने की बात आए, तो बोले एक ग्लास सीलिंग होती है। ग्लास सीलिंग का मतलब कि एक तरीके से एक ऐसी लेयर लग जाती है जहाँ पर लोअर स्टेटा वाले स्टेटस में तो जजेस की नंबर्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है, पर जैसे ही हायर लेवल पे पहुँचने की बात आती है तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो एक तरीके की इनविजिबल सीलिंग है जो रोक देती है उनके प्रमोशन में या उनके अपलिफ्टमेंट में। तो इस ग्लास सीलिंग को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट वेनियार मूवमेंट। तमिलनाडु में फिर से इसकी बात क्यों राइज हो रही है, तो देखो अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है। तो डीएमके गवर्नमेंट वहाँ पर अभी चली रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हम विल्लुपुरम में जिन लोगों की डेथ हुई थी उनकी मेमोरियल के लिए हम वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराएंगे। और ये क्लैश हुआ था 1987 में रिजर्वेशन की डिमांड के चलते। और इस विल्लुपुरम में जो डिमांड करने वाली कम्युनिटी थी उसका नाम था वेनियार कम्युनिटी। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था। तो ये मोमेंट क्या था वो देखो कि वेनियार कम्युनिटी देखो तो नंबर्स में कम नहीं है तमिलनाडु में, और आप देख सकते हो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में मोस्ट कंसोलिडेटेड है, मतलब एक साथ रहती है ये कम्युनिटी, ठीक है। आप देखो 1980s के टाइम पे इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की थी कि 20% रिजर्वेशन दो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर जो भी वैकेंसीज हैं या एजुकेशन है उसमें, और 2% हमें दिलाओ सेंट्रल सर्विसेज में। ये डिमांड इन्होंने की 1980s के टाइम पे। मोमेंट टाइम बीतता है तो उसमें आप देख सकते हो कि जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इनका भी क्या होता है, सपोर्ट मिलता है इनको। अब आप देख सकते हो कि वहाँ पर सरकार जो चल रही थी उस टाइम पर, सेंट्रल गवर्नमेंट तो चल रही थी राजीव गांधी की, और उस टाइम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एमजी रामचंद्रन। तो उन्होंने देखो वैसे भी मोर और लेस एमजी रामचंद्रन ने तो ये बोल दिया कि चलो ठीक है कि कैसे भी करके ऑडियंस की बातचीत सुनी जाए और आगे बढ़ा जाए। पर होता क्या है, कुछ टाइम के बाद में ब्लॉकेट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिले होता है, पॉलिटिकल डिले होने लग गया, तो इन्होंने रोड पे ब्लॉकेट लगाना शुरू कर दिया, एजिटेशन एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। और एक तो टाइम ऐसा आ गया था जब पूरे तमिलनाडु का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ही चौक हो गया था दिसंबर 1987 में। और फिर आपको देखोगे सितंबर 1987 में फिर उसके बाद में पुलिस फायरिंग होती है, और पुलिस फायरिंग में बहुत जनों की डेथ हो जाती है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से, वेनियार कम्युनिटी से। डिमांड देखो क्या चल रही थी, रिजर्वेशन की, और इसको लीड मेनली कौन कर रहा था, एस रामादोस, ठीक है। वेनियार संगम करके एक इन्होंने पार्टी स्टार्ट कर दी, फिर इस संगठन को नाम दे दिया पीएमके करके, जिसका नाम था, मतलब पीएमके के नाम से पार्टी स्टार्ट इन्होंने कर दी। तो 1987 डेथ्स बहुत सारी हो गई, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन देने की बात भी की गई, फिर सरकार बदलती है। सरकार में मेन अब मतलब एमजीआर की डेथ हो गई, एमजी रामचंद्रन की, फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री बन के एम करुणानिधि, और एम करुणानिधि ने फिर बाद में ओबीसी कोटा के तहत ही इनको रिजर्वेशन दे दिया। और उसमें भी आप देखते हो कि इनको मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में डाल दिया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ओबीसी के कोटे को, एक तो बैकवर्ड कैटेगरी और एक मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी। और मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में इन वेनियार्स को डाल दिया गया, जिसके बेसिस पे इनको रिजर्वेशन मिला। तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो कुछ भी है वो इसीलिए है क्योंकि ये कम्युनिटी नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, और ये जो कुछ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, 1987 में, जिनमें इनके बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो उसको एक तरीके से कमेमोरेट करके वोट को अट्रैक्ट करने का तरीका है। और ये वोट पॉलिटिक्स है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स, यही देखो देश को बर्बाद करके बैठी हुई है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट व्हाट चेंजेस इन ऐप स्टोर पॉलिसी। ऐप स्टोर पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, देखो एक तो हमने कल देख ही लिया था ये वाला आर्टिकल, जिसमें ये था कि साउथ कोरिया में अभी एक बिल पास हुआ है जिसमें ये था कि कोई भी जैसे ऐप स्टोर अवेल कराने वाली कंपनी है, जैसे एप्पल या गूगल का प्ले स्टोर होता है और एप्पल का ऐप स्टोर होता है। अब वहाँ पर मान लो किसी भी
एंटिटी ने या कोई भी ग्रुप है उसने अपनी एप्लीकेशन डेवलप की और एप्पल से कोलैबोरेट किया कि जी आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दो, गूगल से भी कोलैबोरेट कर लिया। अब होता क्या है कि कुछ कंपनियां या कुछ एप्लीकेशन पेड होती हैं। अब वो पेड एप्लीकेशन को अगर कोई यूज़र परचेज करेगा तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो अभी तक एप्पल क्या करता था कि अपने प्ले स्टोर पे जो भी एप्लीकेशंस वो अवेल करा रहा था तो बोला पेमेंट हमारे पेमेंट मोड के थ्रू ही करवाएंगे। अब उस पेमेंट मोड के अंदर ये एप्लीकेशन मान लो एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर 150 रुपये के दिखा रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ना, 150 रुपये के अगर दिखा रहा है तो एप्पल का जो ऐप स्टोर है 150 रुपये का पेमेंट लेगा यूजर से। पर इस कंपनी को जिसने ये ऐप डेवलप की है, जिसको यूजर परचेज कर रहा है एप्पल के ऐप स्टोर से, उस कंपनी को एप्पल देगा 100 रुपये। तो ऐसे में ये लगभग 50 रुपये अपने पास में रख लेगा। तो ये जो कमीशन मुनाफाखोरी हो रही है ना, इसको टैक्सेशन बताया गया, लगाम बोला गया। तो बोले ये तो क्या हो गया कि आप कुछ इंडिविजुअल्स को या जो लोग नया स्टार्टअप डालना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उन लोगों को रोकने की काम कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। इसी चीज को करेक्ट करते हुए एप्पल के अगेंस्ट में इंडिया में भी देखो लिटिगेशन लगी हुई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है एप्पल के अगेंस्ट में राजस्थान में। ये 30% कमीशन का जो मुद्दा है। सेम चीज यहां पर आप देख सकते हो गूगल पे लगा दिया किसने, साउथ कोरिया में भी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने क्या कर दिया कि जी चलो ठीक है, अब से हम जो कोई भी एप्लीकेशन हमारे यहां पर लॉन्च करेगा, उस एप्लीकेशन लॉन्चर को खुद को हम एक ऑप्शन अवेल करा देंगे कि मान लो एप्पल के ऐप स्टोर से वो ऐप परचेज कोई करना चाह रहा है तो उसके पेमेंट के लिए वो बंदा डायरेक्ट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे। एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर पेमेंट ना करके उसको वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन है यहां पर। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो यूजर को बेनिफिट होगा कि बीच में जो एप्पल अपना कमीशन कमाता था उसकी वजह से देखो कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ेगी। कंपनी ने तो लॉन्च कर दी कि 100 रुपए की ऐप है और उसके बाद में एप्पल ने अपना 30% कमीशन लगा दिया तो 130 रुपया होगा। अब 130 रुपया भुगतेगा कौन? एक यूजर। जबकि उस कंपनी से सीधा वो एप्लीकेशन अगर परचेज करे कोई तो वहां पर वो 100 रुपये में मिल जाएगी। तो ये फायदा हो जाएगा यूजर को और एप्पल का जो कमीशन है वो रुक जाएगा। और देखो वैसे भी ये तो चलो ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन परचेज की जा रही है उसका पैसा है। बाकी जब कभी भी कोई डेटा यूज किया जाएगा, ठीक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाएगा तो डाउनलोड करने के लिए भी तो ऐप स्टोर ने कोई ना कोई कोलैबोरेशन कर रखा होगा ना उस कंपनी के साथ में। तो एप्पल तो वैसे भी कमा लेता है और ये कमीशन ऊपर से और कमा रहा था। तो बोले ये लगाम था, इसको रोकना बहुत जरूरी था और उसी लाइन में एप्पल ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट भी कर दिया। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आईएमएफ ने जो एसेट एलोकेशन किया है ना, वो बूस्टर शॉट है इंडिया के लिए और हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, तो आईएमएफ की एक करेंसी है, करेंसी तो क्या बोलेंगे कि वहां पर एक पूल है करेंसीज का और उसमें से एक करेंसी आपने ड्रॉ कर ली और उसको बोल दिया जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। अब ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो करेंसी है आईएमएफ की, या फिर आप बोला जाता है वर्चुअल करेंसी है, करेंसी वैसे कंसिडर नहीं होती है, पर हाँ जब कभी भी कोई कंट्री अपने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन रखना चाहे, क्योंकि आप ट्रेड करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो उस सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब कभी भी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को अगर मेंटेन करे तो उसकी वैल्यू कंसिडर होती है। तो ये एसडीआर अपनी वैल्यू कहाँ से डेराइव करता है? ये 5 करेंसीज की एक बास्केट है जिसके बेसिस पे, या आप लिख सकते हो यूएस का डॉलर है, यूरो है यूरोपियन यूनियन का, चाइना की रेमनबी है, इसी तरीके से जापानीज येन है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ये पांचों करेंसीज इस बास्केट में डाली जाती हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और उसी के बेसिस पे एसडीआर की वैल्यू बनती है। तो ओवरऑल अभी क्या किया गया है आईएमएफ के द्वारा? देखो कोविड की वजह से इकोनॉमीज फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए एसडीआर की वैल्यूज में अगर देखें तो 12.57 बिलियन एसडीआर अलोकेट किया गया है आईएमएफ के द्वारा इंडिया को। तो ऐसे में ये कितना हो गया? 17.86 बिलियन डॉलर्स। इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो 633.558 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड लेवल है। आप देखो 2019 के लगभग, यहां पर आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, 2020 में हमने 500 बिलियन डॉलर का जो लेवल था वो क्रॉस किया था, जो कि आज हम 600 बिलियन के भी आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है। इससे क्या हो जाता है, देखो एक तो इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कुछ भी करता है, तो इंपोर्ट हम जो भी करेंगे ना तो उसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट हमको करना होता है किसमें, या आप इन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो करेंसीज है इन्हीं में आप पेमेंट करते हो। तो फॉरेक्स जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही हम इंपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे।
दूसरा, इंडियन रुपी है वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है डॉलर के कंपैरिजन में, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनता। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमें समझना ज़रूरी था। साथ में इंडियन इकोनॉमी में जब कॉन्फिडेंस आता है तो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप अट्रैक्ट होता है ही। फिर बात आ जाती है गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोयल, पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा कि हम एनामोलीज जो भी आ रही है, प्रॉब्लम जो आ रही है RODTEP रेट्स में, RODTEP क्या है वो पहले हम देख चुके हैं, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम है। और साथ में एक और स्कीम चल रही है दैट इज नॉन एज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जिसको बोला जा रहा है मित्रा। तो ये मैंने इसीलिए आर्टिकल लिया है, मित्रा रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये स्कीम क्या है तो आप बता सकते हो। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके लिए है ये, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिससे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें हमारे यहाँ से, उसके लिए भी ये बातें हो रही है। तो देखो राजस्थान की अब बच रही है वो न्यूज़ और देख लेते हैं लास्ट में। राजस्थान की फर्स्ट न्यूज़ है, पाली में देखो पानी की कमी हो रही है, वजह रेनफॉल बहुत कम रहा है। ऐसे में राजस्थान के अंदर लगभग 10 से 12 ऐसे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा रिसीव नहीं हुआ है, जहाँ पर रेनफॉल डेफिसिट है। और वो आप देख सकते हो, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम रिसीव हुआ है, ठीक है। एक तरफ 12 जहाँ पर 1074.90 mm रेनफॉल रिसीव हुई है जो कि हाईएस्ट है स्टेट में, और दूसरी तरफ श्रीगंगानगर वहाँ पे केवल 74 mm रेनफॉल ही रिसीव हुई है जो कि मिनिमम है। एवरेज देखा जाए तो राजस्थान में रेनफॉल 449.50 mm कंसिडर होता है, जो कि 2 सितंबर तक कितना हुआ, केवल 409.83 mm। दैट मीन्स रेनफॉल डेफिसिट है। और अब आपको पता ही है कि लास्ट फेज चल रहा है सितंबर में, तो वैसे ही विड्रॉ कर रहा है, रिट्रीट हो रहा है मॉनसून का, तो इसकी वजह से रेनफॉल की कमी। और आप देख सकते हो कि जो जवाई डैम है पाली में, वहाँ से पाली डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सिटीज़ में पानी सप्लाई किया जा रहा है ट्रेन से, ठीक है। दूसरा जो न्यूज़ है इधर, न्यूट्रिशन गार्डन जो है वो देखो लगातार बहुत हद तक हेल्प कर रहे हैं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने में। क्योंकि न्यूट्रिशन गार्डन में क्या किया जाएगा, वो इस तरीके की प्लांटेशन लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर सप्लीमेंट किया जा सके उनकी इनकम को, और साथ में जो भी उनका जो इनटेक है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं, पैसे वाली फैमिलीज़ हैं, वो तो देखो गार्डनिंग की अपनी हॉबी बना चुके हैं, तो वो तो चलो ठीक है, अपने पास में ज़मीन भी रखते हैं, उस पर खेती वेती कर लेंगे, छोटी मोटी कुछ प्लांटेशन कर लेंगे। पर ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनको अगर एम्पावर कर दिया जाए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो उनकी लाइवलीहुड अर्न होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो रिक्वायर्ड है खाने में वो प्रॉपरली मेंटेन हो पाएगी। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जाता है, न्यूट्रिशन गार्डन, ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज़ अबाउट जिला परिषद पंचायत पोल्स, इनकी काउंटिंग आज होनी है। तो ये आर्टिकल इसलिए लिया है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है राजस्थान के अभी, वो है PS मेहरा जी, ओके। बाकी तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप खुद से एक बार नज़र डाल लो इन पे। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी देख ली है, कुछ बचा हो तो आप खुद से देख लेना। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ रिक्वेस्ट मैं करूँगा, किसी के पास में इंडियन एक्सप्रेस की PDF अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम कर दो, क्योंकि फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। सुबह आज मैं बेसिकली आज वो PDF आई नहीं मेरे पास में, कोई प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से, ओके। तो आपके पास में अवेलेबल हो, चाहे कोई सा एडिशन हो, कोई मैटर नहीं करता, आप मुझे भेजो एक बार, जिससे कि मैं कल सुबह शेयर कर सकूँ आपको, ओके। नहीं तो फिर बाद में आपको फिर देखो 5 तारीख वाली PDF मिलेगी, 4 को नहीं मिल पाएगी, 4 वाली, ठीक है। थैंक यू।